नमस्कार मित्रों। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत इकाई 8 में काव्य शास्त्र चल रहा है हमारा। इसके पहले हम काव्य हेतु काव्य प्रयोजन पर बातचीत कर चुके हैं। अब हम शब्द शक्ति पर बात करेंगे। शब्द शक्ति जो कि काव्य रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम पूरी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या भेद हैं, क्या क्या उसके प्रकार हैं और किस प्रकार यह काम करती है। तो हम बिना समय व्यर्थ किए इस मुख्य मुद्दे पर आते हैं और बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। इकाई संख्या 8 शब्द शक्ति अभिप्राय और भेद। काव्य प्रकाश के अंतर्गत शब्द शक्ति के अभिप्राय और उसके भेद को स्पष्ट किया गया है। आचार्य मम्मट और मम्मट से पूर्ववर्ती आचार्यों ने शब्दार्थों काव्यम को लक्षण के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस शब्दार्थों में प्रयुक्त शब्द और अर्थ का ज्ञान शब्दार्थौ है, ये औ की मात्रा है और ये बिंदु नहीं है। इन्हीं के परिज्ञान के लिए भारतीय वाङ्मय में शब्द शक्तियों की कल्पना की गई है। व्याकरण, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में इनका गंभीर विवेचन मिलता है। शब्द शक्तियों का अनुशीलन मीमांसा दर्शन में के शबर भाष्य और कुमारिल के तंत्र वार्तिक में विशेष रूप से प्राप्त है। न्याय दर्शन और व्याकरण के अन्य ग्रंथ भी शब्द शक्तियों का सांगोपांग विवेचन करते हैं। साहित्य शास्त्र का शब्द शक्ति विवेचन प्रायः इन्हीं 3 स्रोतों से अपनी सामग्री ग्रहण करता है, किंतु इनमें भी उनकी मान्यताएं मुख्य रूप से व्याकरण से ही अधिक प्रभावित रही हैं। प्रायः सभी महत्वपूर्ण तथ्यों में काव्यशास्त्र व्याकरण का ही आश्रय लेता है। आचार्य मम्मट या आनंदवर्धन सभी शीर्षस्थ आचार्यों ने तत्संबंधी विषयों के निरूपण में वैयाकरणों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है और उन्हें बुद्धेय शब्द से अभिहित किया है। अर्थात आचार्यों ने इन्हीं को शक्ति और वृत्ति का नाम भी दिया है। मम्मट ने व्यापार का शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ ने शक्ति का नाम दिया है। अर्थ का बोध करने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना है। शक्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध कराती है, अतः इसके 3 भाग किए गए हैं। आचार्यों ने अभिधा से शब्द का सामान्य अर्थ ज्ञात होता है। लक्षणा से बोध मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबद्ध जो दूसरा अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग होने पर रूढ़ि और प्रयोजनवश जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस लक्षणा के शुद्धा और गौड़ी 2 भेद होते हैं। शुद्धा लक्षणा के भी उपादान लक्षणा और लक्षणा 2 भेद हैं। गौड़ी लक्षणा के भी 2 भेद सारोपा और वसना है। इसके पश्चात शब्द के तृतीय शक्ति का नाम व्यंजना है। शब्द शक्ति का तृतीय शक्ति का नाम व्यंजना है। जब अभिधा शक्ति शब्द का अर्थ बतलाने में असमर्थ हो जाती है तब लक्षणा का व्यापार आरंभ होता है। किंतु कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी प्रतीति अभिधा और लक्षणा के द्वारा नहीं होती है। उस अर्थ की प्रतीति का कार्य व्यंजना वृत्ति करती है। अभिधा आदि शब्द शक्तियाँ, किंतु व्यंजना का अर्थ शब्दार्थ से है। व्यंजना के भी 2 भेद शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना को निरूपण किया गया है। शब्द शक्ति का अभिप्राय और भेद परिभाषा पर आते हैं। साहित्य में शब्दों का अत्यधिक महत्व है। शब्द हमारे विचारों के वाहक होता है।
जिसके माध्यम से हम अपने मन की बातों को सहृदय संवेद्य बनाते हैं। साहित्यकार शब्द के द्वारा ही हृदय की अनुभूतियों को साकार करता है। शब्दों के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा साहित्यकार शब्द के द्वारा हृदय की अनुभूतियों का साकार करता है। शब्दों के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। यह अर्थबोधक व्यापार का मूल कारण भी कही जाती है। शक्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध कराने के कारण ही इनके 3 विभाग किए गए हैं। शब्द भी 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन 3 प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ, लक्षक शब्द के अर्थ को लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द के अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। प्रत्येक अर्थ को व्यक्त करने के लिए पृथक पृथक शक्तियाँ मानी गई हैं, इसलिए शक्ति को शब्दार्थ संबंधा शक्ति कहा जाता है। शब्दार्थ संबंधा शक्ति कहा जाता है। वाच्य अर्थ कथित या अभिहित होता है, लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और व्यंग्य अर्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है, वाच्य अर्थ अभिहित होता है, कथित या अभिहित होता है और व्यंग्य अर्थ जो होता है व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। आचार्य मम्मट ने भी 3 प्रकार के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ माने हैं। उसी के अनुसार वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द माने हैं। इन 3 प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के अर्थों की प्रतीति के लिए उन शब्दों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी हैं। किसने मानी है? मम्मट ने। अभिधा शब्द शक्ति फिर से एक बार पढ़ते हैं। साहित्य में शब्दों का अत्यधिक महत्व है। शब्द हमारे विचारों का वाहक होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन की बातों को सहृदय संवेद्य बनाते हैं। मतलब हमारे मन में जो चल रहा है उनको पहुंचाने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। साहित्यकार शब्द के द्वारा ही हृदय की अनुभूतियों को साकार करता है। शब्दों के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो है साक्षात संकेतित अर्थ को बतलाने वाली शब्द की प्रथमा शक्ति को अभिधा कहा गया है। साक्षात संकेतित अर्थ को मतलब प्रत्यक्ष रूप से, भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध अभिधा शब्द शक्ति कराती है। आचार्य मम्मट का कहना है, समुख्यो अर्थस्त्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते। काव्य प्रकाश उनका रचना है मम्मट की, उसमें लिखा है उन्होंने काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास में क्या लिखा है? समुख्यो अर्थस्त्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते, अर्थात साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है और उसका बोधन कराने वाले शब्द का जो मुख्य व्यापार होता है वह अभिधा कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें सामने लाता है जो शब्द, उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। आचार्य मुकुल भट्ट ने अभिधा वृत्ति मात्रका में बतलाया है। मुकुल भट्ट का जो ग्रंथ है अभिधा वृत्ति मात्रका, उन्होंने लिखा है, सही यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्यो वयाभ्या पूर्वं मुखवलोक्यते तद्वदेव सर्वेभ्यः प्रतीयमानेभ्यो अर्थान्तरेभ्यः पूर्वं वगम्यते तस्मान्मुखमिव मुख्यः शाखादीयान्तेन मुखशब्देनाभ्यां
शब्दे नाभिधीयते, अर्थात जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के अर्थों से पहले इसी का बोध होता है। अतः मुख्य की भांति मुख्य होने के कारण इसे अन्य सभी प्रतीत अर्थों को मुख कहते हैं। साक्षात संकेतित अर्थ ही सभी अर्थों का मुख होता है। इसका बोध सभी प्रकार के प्रतीत अर्थों से पूर्व ही हो जाता है, अतः इसे शब्द की प्रतिमा शक्ति कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पढ़ रहे हैं, सामने ही है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, जो शब्द की मुख्य या प्रथम शक्ति है, उसे अभिधा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कीजिएगा। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ का बोध होता है, जो शब्द की मुख्य या प्रथम शक्ति है, उसे अभिधा कहते हैं। इसके द्वारा शब्द का प्रसंग प्राप्त अर्थ जाना जाता है। संकेत का अर्थ मुख्य है। शब्द के श्रवण मात्र से ही जो उसका अर्थ प्रकट होता है, वही मुख्य अर्थ होता है। उसी को प्रसंग प्राप्त अर्थ भी कहते हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा उसी मुख्य अर्थ का बोध होता है। शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का अर्थ अभिधा शक्ति के आधार पर दिया जाता है। जैसे किसी ने कहा गामा ने, तो यहाँ गाम का अर्थ गाय ही होगा, अन्य नहीं। गाम का अर्थ जो होगा गाय ही होगा, अन्य कोई अर्थ नहीं होगा। इसके श्रवण मात्र से ही श्रोता को उसका अर्थ झलकने लगता है। वक्ता के मुख से शब्द निकला नहीं कि श्रोता के मन में उसका अर्थ बैठ गया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शब्द के सुनते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे मुख्य अर्थ कहते हैं। इसी मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण अभिधा शक्ति मुख्य शक्ति कही जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति जो है उस पर बात कर लेते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ केवल अभिधा तक ही सीमित नहीं है, अभिधा के आगे वह अन्य अर्थ भी देता है, जिसे लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। अभिधा केवल साक्षात संकेतित अर्थ को ही प्रस्तुत करती है, देती है, किंतु जब मुख्यार्थ मात्र से अन्वय पदों का नहीं होता, तब मुख्यार्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रूढ़ि या विशेष प्रयोजनवश जो अन्य अर्थ मुख्यार्थ से ग्रहण किया जाने वाला अमुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। उस वृत्ति या व्यापार को शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं और उसका मुख्य अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब उसका रूढ़ि अर्थ निकालने के लिए किसी विशेष प्रयोजनवश उसे कहा गया है, उस शब्द को उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है और उसके अंतर का अर्थ जो सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है और उस शक्ति को जिसके द्वारा जो शब्द का अर्थ प्रस्तुत किया गया है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में लक्षणा का लक्षण इस प्रकार दिया गया है। काव्य प्रकाश उनका ग्रंथ है, इसको बार बार याद करिए, याद रखना ही है। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितोऽर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात मुख्यार्थ का बाध होने पर और उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ अथवा अन्यार्थ का संबंध होने पर तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन के विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ लक्षित होता है, शब्द का वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। मुख्यार्थ का बाधक होने पर उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ अथवा अन्यार्थ का संबंध होने पर तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह शब्द का वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। अतः लक्षणा शक्ति में 3 बातें आवश्यक होती हैं। मुख्यार्थ बाधादित्रयम् हेतु, अर्थात मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग
तथा रूढ़ि एवं प्रयोजन, इन तीनों को लक्षणा का समुदित हेतु माना जाता है। मुख्यार्थ का बाद। जब मुख्य अर्थ की प्रतीति में रुकावट हो या प्रत्यक्ष विरोध दिखलाई पड़े, अर्थात वक्ता जिस अभिप्राय को प्रकट करना चाहता हो वह मुख्यार्थ के द्वारा प्रकट नहीं होता हो, तो उसे मुख्यार्थ का बाद कहते हैं। मुख्यार्थ का बाद को समझ लेते हैं एक बार और हम। जब मुख्य अर्थ की प्रतीति में रुकावट हो और प्रत्यक्ष विरोध दिखलाई पड़े, अर्थात वक्ता जिस अभिप्राय को प्रकट करना चाहता हो वह मुख्यार्थ के द्वारा प्रकट नहीं होता है, तो उसे मुख्यार्थ का बाद कहते हैं। मुख्यार्थ का बाद दो प्रकार का होता है, रूढ़ि और प्रयोजनवश। रूढ़ि शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रसिद्धि। जब कोई शब्द किसी अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे रूढ़ि कहते हैं। जैसे कर्मणि कुशलः इत्यादि में कुशों के लाने का कोई संबंध न होने से। इसलिए इस उदाहरण में विवेकत्वादि कुशलः शब्द के दक्ष अर्थ में रूढ़ होने के कारण रूढ़िवशात लक्षणा है। प्रयोजन का तात्पर्य फल विशेष या अभिप्राय विशेष है। जब इस अभिप्राय विशेष के कारण जब मुख्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ लिया जाए तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा पद के जल प्रवाह मुख्यार्थ आदि में घोष का होना असंभव होने से मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। इसलिए समीप्यादि संबंध होने पर गंगायाम घोषा में गंगा तट पर घोष इत्यादि कुछ शब्द के प्रयोग से शैत्य पावनत्वादि धर्मों के प्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन से मुख्यार्थ से सबबद्ध अमुख्यार्थ की प्रतीति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में उन्होंने कहा है, लक्षणा तेन षड्विधा, अर्थात लक्षणा के 6 प्रकार होते हैं। इस प्रकार मम्मट ने लक्षणा के सर्वप्रथम 2 भेद शुद्धा और गौड़ी किए हैं। उपचार रहित लक्षणा शुद्धा, उपचार युक्त लक्षणा गौड़ी कहलाती है। उपचार रहित लक्षणा शुद्धा और उपचार युक्त लक्षणा गौड़ी कहलाती है। उपचार का लक्षण देते हुए मम्मट कहते हैं, उपचारो ही नाम अन्यतम विषकलितयो पदार्थयो सादृश्यतिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, अर्थात अन्यंत भिन्न 2 पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति का ना होना ही उपचार कहलाता है। जैसे सिंहो माणवकः, यह बच्चा शेर है। इस उदाहरण से बच्चा बालक और सिंह में शौर्य आदि के अतिशय सादृश्य के कारण ही उनमें भेद न करते हुए हम बालक को शेर कह देते हैं। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रयोग उपचार मूलक है, अतः गौण प्रयोग है। इसमें गौणी लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा के 2 भेद। जहाँ सादृश्य संबंध के अतिरिक्त समीप्यादि कोई अन्य संबंध लक्षणा का प्रयोग होता है वहाँ शुद्धा लक्षणा मानी जाती है। इस प्रकार मम्मट ने उपचार के मिश्रण और अमिश्रण को शुद्धा और गौणी का भेदक धर्म माना। शुद्धा लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषा है। शुद्धा लक्षणा के मम्मट ने पुनः 2 भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास की निम्न कारिका में यह व्यक्त किए हैं, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा, अर्थात किसी पद का अपने अन्वय की सिद्धि के लिए स्वसिद्धये अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान और दूसरे अन्वय सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का परित्याग करना लक्षण लक्षणा कहलाता है। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या होती है? अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान लक्षणा और अपने अर्थ का त्याग करना लक्षण लक्षणा कहलाती। इस प्रकार शुद्धा लक्षणा ही 2 प्रकार की कही जाती, गौणी के ये भेद नहीं हैं। उपादान लक्षणा और उसके भेद। वाक्य में प्रयुक्त कोई पद अपनी अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं बना रहता है, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। जैसे कुंता प्रविशन्ति, कुंत मतलब भाला, पद अपने
कुंत पद अपने अचेतन रूप में प्रवेश क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त पुरुषों का आक्षेप कर लेता है। व्याकरण शास्त्र में इसी को अजहत स्वार्थावृत्ति कहा गया है, क्योंकि इस लक्षणा में अपने अर्थ के द्वारा मुख्यार्थ को न छोड़ते हुए अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कुंता प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति। इस उदाहरण में कुंत और यष्टि अचेतन है और उनमें प्रवेश क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता, अतः मुख्यार्थ बाध है। मुख्यार्थ बाध होने पर कुंत आदि शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पुरुष पद या पदार्थ का आक्षेप कर लेते हैं। इस प्रकार कुंत का अर्थ कुंतधारी पुरुष होगा और अन्वय की बाधा दूर हो जाएगी। अतः यहाँ स्वार्थ का परित्याग बिना अन्य अर्थ का ग्रहण करने से उपादान लक्षणा होगी। लक्षण लक्षणा और उसके भेद। परार्थ स्वसमर्पणम, अर्थात जहाँ पर दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का त्याग करना, परित्याग करना अन्य अर्थ का बोधक हो जाता है, इसमें लक्षण लक्षणा होती है। वैयाकरण इसे जहत स्वार्था कहते हैं। उदाहरण गंगायाम घोषा में गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप मुख्य अर्थ को छोड़कर सामीप्य संबंध से पद तट रूप अन्य अर्थ को बाधित करता है, अतः यहाँ लक्षण लक्षणा है। सारोपा की परिभाषा मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में दी है। सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, अर्थात जहाँ आरोप्यमान हो उपमान और आरोप विषय उपमेय दोनों शब्दतः कहे गए हों, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। साध्य वसना मम्मट ने दूसरी परिभाषा इस प्रकार दी है। विषयन्तः कृत्येऽन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वासनिका, अर्थात वहाँ विषयी के द्वारा आरोप विषय का अपने भीतर अंतर्भाव कर लिया जाता है, वह साध्य वसना लक्षणा है। मम्मट ने इसका उदाहरण आयुर्वेदम, यह आयु ही है कहकर दिया है। यहाँ इदम शब्द घृत के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ सादृश्यातिरिक्त कार्य कारण भाष्य से लक्षणा है। इस उदाहरण में आयु का शब्दतः उपादान किया गया है, किंतु आरोप के विषय घृत का कथन नहीं लिया गया। यहाँ विषयी आयु में ही आरोप विषय घृत का अंतर्भाव कर लिया गया आता है। यहाँ शुद्धा साध्य वसना लक्षणा होगी। कठिन भाषा है मित्रों, मैं समझ रहा हूँ ये भाषा कठिन है, लेकिन इसको पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप शब्द शक्ति को बहुत गहन रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इस लेक्चर को पढ़ते रहिए, अगर सुनते रहिए, और अगर आपको बहुत हल्के में इसको समझना है तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। शब्द शक्ति को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो बना दूंगा मैं। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ऊपर से। आगे पढ़ते हैं। गौड़ी लक्षणा और उसके भेद। जहाँ सादृश्य के कारण सारोपा और साध्यवसना लक्षणा होती है, वहाँ गौड़ी लक्षणा होती है। ये दोनों भेद सादृश्य से समझना चाहिए। गौड़ी सारोपा लक्षणा, गौड़ी सध्यवसना लक्षणा। गौरवहीकः अर्थात आरोप सहित होने के कारण यह सारोपा है। आरोप का तात्पर्य है विषय और विषयी को पृथक पृथक प्रस्तुत करना। किसी वाहनीक देशवासी व्यक्ति की सरलता को देखकर उस पर गौ के धर्मों का आरोप किया गया है। यहाँ आरोप्यमाण गौ और आरोप विषय वाहनीक दोनों शब्दतः कहे गए हैं और अपना आशय व्यक्त करते हैं, अतः गौड़ी सारोपा है। गौड़ी साध्यवसना लक्षणा का उदाहरण मम्मट ने गौरयम दिया है। यहाँ आरोप विषयक वाहनीक का शब्दतः उपादान नहीं है, वह आरोप्यमाण गौ के द्वारा निगीर्ण कर लिया गया है। यह गौड़ी सादृश्य मूलक होने के कारण साध्यवसना लक्षणा का उदाहरण है। व्यंजना शब्द शक्ति जो है, अविधा लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। मुख्य आप पढ़ सकते हैं, अविधा व्यंजना और लक्षणा, और उसके सब
जो उनके प्रकार हैं वो छोटे छोटे हैं, वो पढ़ सकते हैं। बहुत ऊपर से एक वीडियो बनाएंगे 5-7 मिनट का। इसको गहन रूप से इसलिए पढ़ा जाना चाहिए, यह संस्कृत विषय में बहुत गहन रूप से पढ़ी जाती है, लेकिन हिंदी में इतना ज़्यादा गहन रूप है नहीं। तो अभी हम इसको जो सामने है उसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसको सरल रूप से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। गंगायाम घोषा आदि उदाहरणों में शैत्य और पावनत्व की प्रतीति जिस व्यापार से होती है वह व्यंजना व्यापार ही है। पावनत्व आदि धर्म तटाधि में प्रतीत होते हैं, वे गंगा शब्द के संकेतित अर्थ नहीं होते। गंगा का संकेत जल प्रवाह है, बल्कि पावनत्व का संबंध से नहीं अपितु तट से है। अतः संकेत ग्रहण न होने से पावनत्व की प्रतीति अविधा से नहीं हो सकती। इसी प्रकार लक्षणा से भी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुख्यार्थवाद आदि हेतु त्रय भी नहीं है। यहाँ तटाधि लक्ष्यार्थ गंगायाम का मुख्यार्थवाद भी नहीं है। गंगायाम घोषा में पावनत्व आदि की प्रतीति हो रही है, व्यंजना व्यापार से हो रही है। यही बात मम्मट इस प्रकार लिखते हैं, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः। यहाँ तत्र का अर्थ प्रयोजन की प्रतीति है। व्यंग्य रूप प्रयोजन की प्रतीति हेतु लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से भिन्न जो प्रकार होता है वही व्यंजना व्यापार है। आगे हिंदी आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में कहते हैं, यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनान्नापारा क्रिया। अर्थात जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, इस शब्द मात्र से गम्य फल प्रतीति में व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता। व्यंजना दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आचार्य मम्मट ने अविधा मूला शाब्दी व्यंजना की परिभाषा करते हुए कहा है कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद रवाच्यार्थीकृत व्यापतिरंजनम। इसका अर्थ है अनेक अर्थों को बतलाने वाले शब्द का जब संयोग आदि द्वारा एक अर्थ में नियंत्रण हो जाता है उससे अविधा जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो उस प्रतीति को कराने वाला शब्द व्यापार को अविधा मूला व्यंजना कहा जाता है। अर्थात सुंदर अंतःकरण वाले अपराज्य शरीर वाले उन्नत अंश वाले, जिसने बाण चलाने का दृढ़ अभ्यास किया हो, अबाध गति वाले शत्रुनाशक उस राजा का हाथ सदा दान के संकल्प जल से सुशोभित रहता है। राजा की स्तुति के अतिरिक्त इस श्लोक का अर्थ हाथी परक भी है। भद्र जाति वाले हैं। यह श्लोक क्या है? भद्रात्मनो दुरधीरो हत नौर्विशाल वंशोन्नते कृतिशिली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेक सुभगा सततं करो भूतः। राजा की स्तुति के अतिरिक्त इस श्लोक का अन्य अर्थ हाथी परक भी है। भद्र जाति वाले, जिसका आरोहण करने में कष्ट हो, जिसकी पीठ की हड्डी बहुत विशाल और उन्नत है, धीर गति वाले और मदजल से अनेक भ्रमरों को आकर्षित करने वाले इस उत्तम हाथी की सूंड मदजल को सिंचन से सुंदर प्रतीत होती है। और लक्षणामूला के अर्थ में हम पढ़ेंगे, जो लक्षणामूला व्यंजना है उसमें जिसकी मूल हो, लक्षणा पर आधारित होती है। लक्षणा वही है जिसके 3 अर्थ बताए हैं इन्होंने। मुख्यार्थ से उसका संबंध, रूढ़ी अथवा प्रयोजन। लक्षणा के उदाहरण के रूप में गंगायाम घोषा इस उदाहरण को बता चुके हैं। यहाँ गंगा का अर्थ जल प्रवाह न होकर जल प्रवाह में घोष संभव न होने के कारण मुख्यार्थ बाद होने पर पहला हेतु होने के कारण है। लक्षणा में से हम उसका अर्थ गंगा तट तद्योग यह दूसरा हेतु होने से है, जिसमें शैत्य या पावनत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति अर्थात प्रयोजन विशेष होने के कारण तीसरा हेतु होने से व्यंजना से ही होती है। पहले लक्षणा से हम गंगा तट यह अर्थ लेते हैं, तत्पश्चात लक्षणा मूलक व्यंजना से उस तट रूप
लक्ष्यार्थ में शैत्य, पावनत्व आदि प्रयोजन की प्रतीति होती है। यह पावनत्व रूप प्रयोजन अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न व्यापार द्वारा गम्य है, जिसे व्यंजना, ध्वनन या द्योतन आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब हम आर्थी व्यंजना को पढ़ लेते हैं। जहाँ अर्थ की सहायता से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित न होकर उस शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता है, अर्थ के द्वारा, तभी आर्थी व्यंजना होगा ना। शब्द के परिवर्तित हो जाने पर भी आर्थी व्यंजना ध्वनित होती है। जहाँ अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना वाचक शब्द पर और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना लाक्षणिक शब्द पर आधारित होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना केवल अर्थ की विशिष्टता के कारण संभव होती है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से आर्थी व्यंजना की प्रतीति होती है। वह कैसी है उसका वर्णन करते हुए मम्मट कहते हैं, यह उन्होंने श्लोक दिया है। वक्त्र बोध्यव्य काकूनाम वाक्य वाचान्य सन्निधय प्रस्ताव देश कालादैर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यर्थाधीरहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा, अर्थात वक्ता बोधव्य काको वाक्य अन्य सन्निधि प्रस्ताव देश काल चेष्टादि वैशिष्ट से प्रतिभावान सहृदयों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ के व्यापार को आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो मित्रों, ये थी यहाँ पर 3 इतने प्रकार के जो वक्ता, बोध, काकु वैशिष्ट, वाक्य वैशिष्ट व्यंजना, वाच्य वैशिष्ट, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव के वैशिष्ट में व्यंजना, देश के वैशिष्ट में व्यंजना, काल वैशिष्ट में व्यंजना, चेष्टा वैशिष्ट, इतने जो प्रकार हैं इसके अंतर्गत इसके घटक होते हैं व्यंजना के। लेकिन यह संस्कृत के विषय के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हिंदी में इतना गहन रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको और सरल वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। यह बहुत कठिन भाषा थी, सीधे सीधे अर्थ पर बात की जाएगी तो अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।